प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आज के इस लेक्चर्स में। प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर्स में 1 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमबीबीआई 10 ऐसे इम्पोर्टेंट जो 2 नंबर वाले में आपसे पूछे जाते हैं और इस बार 1 फरवरी के एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करेंगे और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे प्रश्न 100% आपसे पूछे जाएँगे। और फटाफट से जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा और आज के इस लेक्चर्स में ही याद कर लीजिए। टाइम जो है आपके पास बहुत ही कम है और क्वेश्चंस को जो है मन लगा के याद करने का प्रयास कीजिए। पहला नंबर सवाल जो कि मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आपको माइंड में सेट करने का प्रयास करूंगा, याद रखिएगा। तो पहला सवाल पूछे जाते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। ये आपके पीवाईक्यू में बार बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं। पीवाईक्यू में 100% ये पूछा गया है, आपको देख सकते हैं क्वेश्चंस बैंक में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, आंसर में लिखेंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 2 से 4 लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको। 2 से 4 लाइन, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लिखे, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीखी प्रवर्धन निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन मुकुलन से आपको बताना, मान लीजिए कि आपके पास जो है कोई एक प्रकार की ये क्या है, टहनी है किसी पेड़ का, ठीक है। ये पेड़ का क्या है, टहनी है और यहाँ से एक मुकुल निकला ऐसे, ठीक है। ये मुकुल निकला और इसी से एक अन्य पेड़ का निर्माण हो गया फिर से, तो इसी को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यानी इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कोई बल्ब सरीखी प्रवर्ध निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, उम्मीद है कि याद हो गया होगा। इस यहाँ पे एमसीक्यू जो है ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये वीवीआई के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है कि उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के एक दिन पहले अगर एक लाइन अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो 100% उम्मीद मैं करता हूं कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। चलिए दूसरा नंबर सवाल जो पूछे जाते हैं आपसे कि पूर्ववत्ता से आप क्या समझते हैं, इसके लब बताइए। तो यहाँ पे पूर्ववत्ता जो है द्विलिंगी पुष्प में जो है पर परागण के लिए एक स्थिति है, ठीक है, जिसमें नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कण को मुक्त कर पराग कण को उत्सर्जित करता है। कहने का मतलब ये है कि नर है, ठीक है, एक नर है और एक मादा है, ठीक है, नर है और एक मादा है। मान लीजिए मादा मादा और नर दोनों एक ही समय पर, मान लीजिए एक पौधा यहाँ है एक पौधा यहाँ है, तो ये क्या है, नर है और यहाँ पे क्या है, मादा है। या एक ही पौधे पर कभी कभी द्विलिंगी होते हैं तो नर मादा दोनों होते हैं। अगर नर पहले उत्पन्न हो गया तो ये क्या करेगा, मादा उत्पन्न तो हुआ नहीं है तो नर क्या करेगा, दूसरे जगह चल जाएगा, यानी ये परनिषेचन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों समपक्वता, कहने का मतलब होता है कि समान समय पर दोनों परिपक्व हो गया और इसी का जो परागकण है इसी पर आ गया, तो ये समान समय में परिपक्व हो गया। लेकिन पुपवता कहने का मतलब है कि कोई एक भाग जो है पहले परिपक्व हो गया और अन्य से जाके क्या किया, वहां पे निषेचन हो गया, तो यही इसका मतलब है। लेकिन बायोलॉजी की भाषा में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे कि पुपवता द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है। पर परागण बिल्कुल करेगा क्योंकि एक पहले क्या हो गया, यहाँ पे परिपक्व हो गया है, जिसमें नर जनन भाग जो है मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कण को क्या कर देता है, मुक्त कर उत्सर्जित कर देता है। लाभ इससे क्या है, लाभ भी पूछा गया यहाँ पे, तो लाभ लिखना है कि द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है, जिससे कि पर्यावरण में वो आसानी से रह सके, यानी विभिन्नता उत्पन्न करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रश्न और प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं ये आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कर ले, आज ही याद कर ले। मैं बार बार आपसे यही जिक्र कर रहा हूँ कि प्रश्न को बिल्कुल भी ना छोड़े, या आपके अगर छोड़ते हैं तो आपको याद रखिएगा 2 नंबर नुकसान में जाएंगे। अगर ये प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं तो पेपर में आप देख लीजिएगा, जैसा आपका आएगा सेम टू सेम जो है मिला लीजिएगा कि कैसा प्रश्न पूछा गया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें, ये तो आपके लिए एमबीबीआई है, ठीक है। क्लाइनफेल्टन सिंड्रोम क्या होता है, तो यह एक गुणसूत्रीय विकास है। क्या है, विकास नहीं, यहाँ पे विकार होना चाहिए। क्या है, यह एक गुणसूत्रीय विकार है, ट्राइसोमी का एक उदाहरण है। लेकिन इसमें लिंग क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद होने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम यानी 44 प्लस
2xy हो जाता है। यानी इसमें होता क्या है, एक x की यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्यतः लगता है, लेकिन देखने में जो सामान्यतः लगता है पुरुष में अगर ये लक्षण चली आती है तो वो मर्द वाला लक्षण नहीं रह जाता है उनके अंदर, वो कुछ यहाँ पे स्त्री वाले लक्षण उनके अंदर आ जाते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है क्या है, एक एक्स गुणसूत्र की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बायोलॉजी के लैंग्वेज में कहे तो यह एक गुणसूत्रीय विकार है, सबसे पहले लिखेंगे। और ट्राइसेमी का एक उदाहरण, ट्राइसोमी हो गया यहाँ पे 1 2 3 ट्राइसोमी हो गया, लेकिन इसमें लिंग क्रोमोजोम एक्स की एक अतिरिक्ता प्रतिलिपि के मौजूद होने के चलते मानव कोशिका में 47 गुणसूत्र, ऐसे 46 होते हैं मानव कोशिका में, लेकिन यहाँ पे 47 हो जाते हैं। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है या देखने को मिलता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सहलग्नता को परिभाषित करें, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो हिमोलोगस गुणसूत्र के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना सहलग्नता कहलाती है। दो यहाँ पे होमोलोगस गुणसूत्रों के धागे को एक दूसरे के साथ अगर जोड़ दे, ये होमोलोगस धागा है, अगर इसको एक दूसरे के साथ अगर इस प्रकार से जोड़ दे तो इसको हम लोग सहलग्नता बोलते हैं। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। ये वे प्रश्न है जो कि लगातार आपके 15 यहाँ पे 15 साल से यानी 15 ईयर से लगातार पूछते हुए आ रहा है, इसलिए हम इस प्रश्न को आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करें। अनुकूलन क्या होता है, तो सफलतापूर्वक जीवित रहने तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। मान लीजिए आप इस सर्दी वाले मौसम में क्या है, अनुकूल है, बिल्कुल आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस ठंडी में आप रह सकते हैं, इसमें आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, जनन कर सकते हैं, वैसे ही अनुकूलन भी है। सफलतापूर्वक अगर जीवित रह गए, प्रजनन कर लिए और जीवधारी अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही अनुकूलन कहलाती है। फिर गर्मी आ जाएगा, हम गर्मी के अनुसार ढल जाएंगे, ये क्या है, अनुकूलन है। परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। तो ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं और एमवीवीआई प्रश्न है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ 100% प्रश्न तो आज के इस लेक्चर से पूछे जाने वाले हैं। आनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता बताइए, ये तो और ज़्यादा आपके लिए एमवीवीआई है, याद रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे लगातार 15 साल का जब हम यहाँ पे सोल्यूशन किया है तो हमें पता लगा कि ये वे प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड के नज़रिए से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आनुवांशिक कोड के गुण या विशेषता बताना है तो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक बिग कोड होता है, ठीक है। कोड सर्वात्विक होता है अर्थात सभी जीवधारियों के एक समान होता है। कोड जो होता है यहाँ पे अप हलासित होता है अर्थात एक ही एमिनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा कोडोन हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मलेरिया क्या है, जी हाँ, ये क्वेश्चंस का इंतजार था क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके लिए रामबाण साबित होगा। मलेरिया क्या है, लक्षण तथा उपचार को लिखिए। तो आंसर में है कि मलेरिया ज्वर मलेरिया परजेवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। लक्षण क्या है कि कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द, पेशियों में दर्द, रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आना, ये क्या है, मलेरिया का लक्षण है। उपचार है कि कुनैनिया यहाँ पर कुनैन की दवाइयाँ जैसे कि क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन आदि का इस्तेमाल जो है ये किया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, कम समय में ही नोट्स बना लें और फटाफट से जो है एक बार रिवाइज कर ले, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्रमिक विकास क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आंसर में है कि क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। कर्मिक विकास क्या है, यानी कर्मिक विकास ये होता है। कर्मिक विकास कैसे होता है सर, कर्मिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचकर नई जनसंख्या उत्पन्न करता है, यानी कर्मिक विकास कहलाता है। 9 नंबर सवाल है कि वायु परागित पुष्प के अनुकूलन बताइए। तो ये पुष्प जो है चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते। वायु में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या आप किसी को देखकर इम्प्रेस होते हैं तो उसमें आपके अंदर इंप्रेशन का गुण है तब होते हैं, लेकिन वायु में क्या है, वायु तो ऐसे बह रहा है, आप देख रहे हैं कि वायु हमारे तरफ मुस्कुरा रहा है या रो रहा है, आपको ऐसा फील होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो ये पुष्प चटकीले उनके लिए क्यों होंगे, भड़कीले क्यों होंगे, यानी नहीं होते। ये पुष्प छोटे होते हैं, रंगीन और गंधहीन होते हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको जो है वायु कम मिलेगा, तो
छोटे होते हैं ताकि वायु नीचे जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे परागित भी हो सके। रंगहीन होते हैं, रंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप 100% इसके बारे में समझ रहे हैं कि किसकी ओर सर बोल रहे हैं कि आकर्षित होने के लिए। तो रंग पर आकर्षित होते हैं कि काली है, गोरी है, भूरी है, क्या है? तो रंग पर आप आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पे वायु क्या है? वायु ऐसा लग रहा है आपको कि काला है, भूरा है, नीला है, बिल्कुल नहीं है। गंधहीन होते हैं। तो आप कभी-कभी तो परफ्यूम मार के आती है तो ऐसा लगता है आपको कि परफ्यूम मारी हुई है, कौन-सा परफ्यूम है, ये भी आप गेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे वायु को क्या पता है कि ये गंधहीन है, सुगंधहीन है? तो नहीं है, तो ये भी इसके लिए अनुकूल है। चलिए, ये पुष्प हल्के होते हैं और चिकने भी होते हैं, चिकने भी होते हैं याद रखेंगे और हल्के होते हैं। तो ये रहा 9 नंबर सवाल, उम्मीद है कि सेट हो गया होगा आपके माइंड में। एकदम एंटरटेनमेंट की सहायता से इसको मैं याद दिला दिया हूँ। उम्मीद है कि ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर आपको दे के जाएगा और 2 नंबर तो 100% यहाँ से आपको मिल ही जाएँगे, याद रख लेंगे सिर्फ़ तो। भूलेंगे नहीं, याद रख लेंगे, आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। 10 नंबर सवाल है कि शुक्र जनन और वीर्य सेचन की परिभाषा लिखिए। शुक्र जनन एवं वीर्य सेचन की परिभाषा लिखना है। तो शुक्र जनन वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण जो होते हैं उसमें जो है शुक्राणु जनन निर्माण की प्रतिक्रिया को हम लोग शुक्र जनन कहते हैं। वीर्य सेचन शुक्र जनन के पश्चात जो है शुक्राणु शीर्ष सटोली कोशिका में अंत स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रतिक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित यानी रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में हम रखते हैं टोटल 10 क्वेश्चन और फिर से हम लेक्चर 2 लेके आएंगे। प्रश्न तो इसमें लगभग 50 से 60 सेलेक्ट किए गए हैं और सभी प्रश्न आपको देने का रोज प्रयास करूंगा। 10-10 करके मैं जरूर दे दूंगा ताकि आप एक-एक क्वेश्चन को याद कर सकें। तो आज के इस लेक्चर्स में मात्र 10 प्रश्न पर स्टॉप करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।